जी आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, बताएंगे? अगर आपको बात करने का लगता हो तो आप माइक साइड में दे रखा है, उस पर लगा क्लिक करके बात कर सकते हैं। रेज योर हैंड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके बात कर सकते हैं आप। ठीक है, मैसेज टाइप करना है। रायबरेली से, ठीक है, शाबाश, रायबरेली से हैं जी, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग, हाँ, आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जी जी अमितेश जी, हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है, आपने चेक कर लिया, टेस्टिंग हो गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये मोल होता क्या है। मोल जो शब्द है, इस मोल शब्द को दिया था एवोगैड्रो ने। अगर हम बात करें इस शब्द को देने वाले कौन थे, आपको पता होना चाहिए, इस शब्द को एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने यह बताया था कि किसी भी गैस के 22.4 लीटर में, अगर हम 22.4 लीटर ले लेते हैं, किसी भी गैस का ले लेते हैं, मान लो कोई भी गैस हो, चाहे वो हमारे पास में कोई भी गैस में, वो गैस चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हमारे पास में वो ऑक्सीजन हो, चाहे हमारे पास में वो नाइट्रोजन हो, चाहे हमारे पास में अमोनिया हो, लेकिन अगर वो हमारे पास 22.4 लीटर है तो वो हमेशा एक मोल गैस कहलाती है। मोल को ऐसे भी लिखते हैं, MOLE भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान आप बिल्कुल नहीं होइएगा। एक मोल की वैल्यू आपके सामने हमने रख दी है। थोड़ी सी मैं स्क्रीन छोटी करूंगा, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करूंगा आपके मैसेज को देखने के लिए, छोटी, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करूंगा, ज्यादा नहीं, जिससे आपके मैसेज हमें दिखाई देते रहे। जी नीरज जी, आज मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी करके पढ़ाऊंगा, बाकी आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, मैं इसको अपने नंबर को भी आपके ग्रुप में जोड़ूंगा, अभी आपका नंबर नहीं जोड़ा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक मोल में क्या संभावनाएं हैं, वो मैंने आपको दिखाई। तो एक मोल की संभावना आपने देख ली है। अब इसके बाद हम इसी को डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझिएगा। अगर हमारे पास में कोई भी चीज एक मोल है, तो समझने की कोशिश आपको ये करनी है कि एक मोल के अंदर, आपको पता होना चाहिए, सब केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हो, एक मोल में हमेशा किसी भी गैस का 22.4 लीटर रहता है। कितना रहता है? 22.4 लीटर रहता है। और यही बात अगर ml में करें तो 22,400 ml हो जाता है। कितना हो जाता है? 22,400 ml। तो यहाँ पर 22,400 ml में लिख देता हूं। इस बात का ध्यान देना, अगर एक मोल में किसी के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एक मोल किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एक बात ध्यान देना है, अगर वो एटम है तो फिर एटम एटॉमिक मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। तो इतनी बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ये कोई बहुत खास बात ऐसी नहीं कि आप हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में, जो चीजें जरूरत है वो हम हिंदी में प्रयोग करेंगे। और मैंने बोला कि टेक्निकल वर्ड मैं इंग्लिश में ही आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अगर हमने अगर हमने नंबर लिया तो नंबर कितना आना चाहिए? नंबर आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, राहुल जी बताइएगा, देखिए यहाँ पढ़ने बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्म आपको नहीं करनी है किसी भी कीमत पर। यहाँ आपको पढ़ने बैठे हैं तो किसी भी कीमत पर जो है वो शर्म नहीं करनी है, इस बात का ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब जरा बताएंगे आप, अब आप बताएंगे कि एक मोल में बताइए जरा, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, जी बोले।
राहुल विश्वकर्मा आप बताओ बेटा। राहुल बताओ कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1 मोल में कितना होगा तो बताएंगे आप? अगर एटम पूछे जाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाएं तो कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? बोलिए नीरज आपकी बताइए। बोलिए, टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य, बैच का उद्देश्य रहेगा आपसे भरपूर। आज आपकी शुरुआत है, इसलिए आपको हो सकता है हमारी बातें एहसास करने में थोड़ा सा आभास लगे, लेकिन इसके बाद हम एकदम परफेक्ट एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर कितना होता है अमितेश जी? अमितेश जी, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपको पता है? जी बिल्कुल, आपने सही जवाब, आपने बिल्कुल राइट दिया है जी। 6.022 इंटू 10⁻23 बिल्कुल राइट है ऑप्शन आपका। यानी कि चाहे मोलर मास हो, ठीक है, चाहे मोलर मास हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब वैल्यू एक दूसरे के बराबर रहती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती हैं। यानी एटॉमिक मास है तो एटम के बराबर जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो फिर मॉलिक्यूल के बराबर जाएगा, और वॉल्यूम है तो ये कंडीशन हो जाएगी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब हम लोग चल लेते हैं इसी की सीरीज में। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी गैस का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिरकार मॉलिक्यूल कौन सा है। तो अब अगर आपसे कहें तो ये CO2 एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हैं मेरी बात? CO2 एक मॉलिक्यूल है। और अगर हम लोग CO इस एटम की बात करें तो सोडियम एक हमारे पास में एटम है, सोडियम हमारे पास में एटम है। तो फिर एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? देखो समझ में आ रहा है सभी को? मैसेज करिए, समझ में आ रहा है सभी को? एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? तो एवोगैड्रोस जो है वो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग, यानी अगर मैं लिखता हूं, इस इस नियम के अनुसार, इस नियम के इस नियम के अनुसार अनुसार किसी भी इस नियम के अनुसार गैस के किसी गैस के निश्चित वॉल्यूम में, निश्चित का मतलब हुआ कि जो फिक्स वैल्यू है, निश्चित वॉल्यूम में निश्चित वॉल्यूम में प्रेजेंट मोलों की जो संख्या होती है वो समान होती है। मोलों की संख्या, अब मोलों की जो संख्या है वो एटम की भी हो सकती है, आयन की भी हो सकती है, और मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं, मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है। संख्या कैसी होती है? समान होती है। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो फिर वो वैल्यू समान होगी, यही एवोगैड्रो का लॉ है। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी जहां तक मेरा अनुमान है। तो इस तरीके की स्टाइकियोमेट्री भी हमें पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाली चीजें हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ जो पढ़ने हैं वो लॉ कौन कौन से होंगे? अब ये एक्चुअल में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता क्या है, पहले तो ये बताइए किसने दिया था? ये एक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसी इसी का ही नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा लॉ है। इस लॉ को सबसे पहले, ध्यान दीजिए, इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया था बताइए? राहुल जी बताएंगे? जी, अमितेश, राहुल, कौन कौन है लाइन पर? देखते हैं, 5 लोग इस समय प्रेजेंट है। देखिए उपस्थिति रोज डेली दर्ज कराया करिए। राहुल है, नीरज है, अंजलि है, अमितेश है, राहुल विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो लेवाइजर आपने बताया, नीरज कुमार आपने बताया कि ये लॉ लेवाइजर ने दिया था, ठीक है, आपने बताया। और बताइए, आप लोग बताइए, लेवाइजर ने दिया था।
अमितेश जी, थोड़ी सी आपकी कोशिश सही है, लेवाइजर ने नहीं दिया था, ये एक्चुअली में एमबी लोमोनोसोब ने दिया था। अगर इस लॉ की बात करें तो ये लॉ जो था किसने दिया था, इस लिख देते हैं, इस लॉ को किसने दिया था, लोमोनो। लोमोनो याद रहेगा, LOMONO, लोमोनो हो गया, और आगे एसो, लोमोनोसोब ने 1756 में दिया था। ये बात आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लॉ कहता क्या है, लॉ कहता क्या है, देखो मेरे पढ़ाने के तरीके को देखना, मैं बहुत लिखूंगा नहीं लेकिन बहुत कुछ आपको बता दूंगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं कुछ, लेकिन बहुत कुछ आपको बता करके चला जाऊंगा, और आप समझेंगे कि नहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं, इसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्टेंट जो होता है जिसे अभिकारक आप बोलते हो, रिएक्टेंट का अगर हम लोग मास ले लेते हैं, वो मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर रहना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के बराबर रहना चाहिए। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अमाउंट सेम आना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पर NaCl को हमने AgNO3 के साथ में ट्रीटमेंट करा दिया, तो फिर मान लेना कि वो AgCl और Na NO3 दोनों बनाए, तो इसका जो मास है, अगर इसका मास मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x ग्राम आया है, तो इसका मास भी दोनों को मिला करके x ग्राम ही आना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पर लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, तो वो उसको यहाँ पर बहुत पूछा नहीं गया कभी पीजीटी में या टीजीटी एग्जाम में, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में बात आपसे नहीं करेंगे। अब इनके साथ साथ आपसे जो लॉ पढ़ने वाले हैं, एक तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, दूसरा हमारा जो है वो कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसे गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं, जिसे आप लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, अनुपात का नियम कहेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि हम बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं प्रयोग करेंगे, मतलब मिक्स चलेंगे आपसे। ये लॉ किसने दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ है, बताएंगे आप लोग, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ है ये किसने दिया था, बताएंगे, फटाफट बताइए। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ये जॉन डाल्टन ने दिया था। अगर हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की, तो जॉन डाल्टन ने दिया था, और आपको अगर डेट नहीं याद है तो जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया रहना चाहिए, 1803 में दिया था। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि जब कोई भी दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, तो निश्चित अमाउंट में ही वो कंबाइन करते हैं, उनका एक निश्चित एक फिक्स रेशियो रहता है, उसी में ही वो कंबाइन करेंगे। अगर हिंदी में बोले तो जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से ही संयोग करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है, तो उस कंपाउंड में एक एलिमेंट फिक्स हो जाता है, दूसरा फिक्स नहीं होता है, एक निश्चित ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं डेफिनेशन यहाँ समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर N2O ले लेता हूँ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका हो जाता है, कितना हो गया, 14 दूनी 28, तो यानी कि 28 ग्राम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। चलो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं नाइट्रोजन लिख लेता हूँ और यहाँ ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, तो नाइट्रोजन हो गया 28 ग्राम, 14 दूनी 28, और ऑक्सीजन आपका मात्र वही 16 ग्राम ही रहा। अब अगर मान लो, सपोज कर लो N2O3 हो गया, तो नाइट्रोजन तो यहाँ 28 ही रहा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 48 ग्राम हो गया। इसी तरीके से 8 16 48 है, 16 48, हाँ ठीक है। इसी तरीके से मान लो N2O4 हो गया, तो N2 तो 28 ही रहा,
और ये आपका 64 ग्राम हो गया। तो समझ में आ रही मेरी बात आपको? नहीं अमितेश जी, राहुल विश्वकर्मा, समझ में आ रहा है आपको? नहीं। जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं इनके अमाउंट की, तो इस लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, द फिक्स मास ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो है वो ये कॉम्बिनेशन चलता है। ये है लॉ किसका? मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इजी ढंग से मैंने आपको समझा दिया। जैसे एक आदमी हो सकता है कई लोगों से अलग अलग व्यवहार करता हो, बहुत सिंपल सी बात है। एक कोई पर्टिकुलर ये है ना, एक आदमी अगर मान लो पर्सन, जो ये कोई भी एक आदमी है, कोई एक पर्सन है, ये पर्सन मान लो जब अपनी ससुराल में गया तो ससुराल में जाकर के क्या कर रहा है? ससुराल में जाकर के ये बेचारा पानी अपने आप नहीं पी रहा है, आदमी वही है, लेकिन यहाँ के लोगों से जब कंबाइन कर रहा है तो प्रोडक्ट अलग बना रहा है। मतलब जा रहा है शाही बन के बैठ रहा है, बिल्कुल है भाई, अरे भाई जरा यार गिलास भर पानी लेके आओ, बैठा हुआ है। घर पे बैठा हुआ है तो झाड़ू भी लगा रहा है, यानी अगर घर पे है तो पता लगा झाड़ू लगाने के काम कर रहा है। आदमी वही है, आदमी वही है, लेकिन घर पे झाड़ू लगा रहा है। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिए, घर पे हो सकता है चौतरे की धुलाई भी कर रहा हो, घर पे खाना भी बना रहा हो, ये संभावना है, लेकिन ससुराल में नहीं बनाएगा। यहीं अब गए तो बुआ के यहाँ खाना, तो अब मान लो बुआ के यहाँ चले गए भैया, तो बुआ के यहाँ गए तो खाना आपको बुआ पर बढ़िया करके खातिरदारी करेंगी, बाद में कहेंगे, बुआ कहेंगी लल्ला जरा मार्केट चले जाओ साइकिल लेके या मोटरसाइकिल लेके, थोड़ी सब्जी लेते आना। तो अब समझिए एक आदमी बेचारा इधर जा रहा है तो अलग रिएक्शन करके बना रहा है, इधर जा रहा है तो अलग बना रहा है, इधर जा रहा है तो अलग बना रहा है, इधर जा रहा है तो अलग बना रहा है। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। बात मेरी समझ में आपको जरूर आ गई होगी। अब इससे ज्यादा आपको दिमाग में फिट नहीं कर सकता हूं। आ गया ना समझ में? आ गया ना समझ में? चलिए, इसके बाद अब हम लोग काम कर लेते हैं अपनी आगे की प्रोग्रेस का, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ रेसिपल प्रोपोर्शन पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रपोर्शन व्युत्क्रम का नियम बोला जाता है। अगर आप देखेंगे तो व्युत्क्रम का नियम इसे बोलते हैं, व्युत्क्रम का नियम बोलते हैं। समझ में शायद सभी के आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे क्लास से संतुष्ट जरूर होंगे, जरूर होंगे। देखो यहाँ पर इस लॉ को सबसे पहले तो ये बताया किसने दिया था? रिक्टर ने दिया था 1792 में। तो ये नाम भी आपको जरूर पता होना चाहिए, जेबी रिक्टर नाम है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जेबी रिक्टर ने ये दिया था। रेक्टर बोलते हैं तो जेबी रिक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब इनका वो भी लिख लीजिए कब दिया था, 1792 में दिया था। तो ये भी आप लिख करके नोट कर सकते हो। बहुत बेहतर क्लास होगी हमारी आपके साथ में, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। बहुत कुछ आपको बताता चलूंगा आज की क्लास में, बहुत शॉर्टकट में बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब मान लेते हैं थोड़ी देर में कि हमारे पास यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन है, और ऊपर से छत से खड़े हाइड्रोजन देख रहे थे। तो अगर सल्फर ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो इन्होंने H2S गैस बना ली, इन्होंने ऑक्सीजन की तरफ देखा तो इन्हें प्यार हो गया, और इन्होंने यहाँ पर जल बना लिया, और इन दोनों ने जब आपस में देखा तो ये जलमग्न हो गए, मतलब इन्होंने SO2 बना लिया। अब देखा कि यार एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट अलग अलग रेशियो में अलग अलग तरीके से कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भार के अनुसार कोई दो एलिमेंट आपस में एक पर्टिकुलर तीसरे एलिमेंट से संयोग करते हैं, तो उसका जो गुणक होता है वो फिर भिन्न भिन्न होगा दोनों के अंदर। मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो अलग अलग आएगा। जैसे अगर H2S में देखें तो हाइड्रोजन कितना भाग है? 2 भाग, और सल्फर कितना? 32 है। जैसे मान लो H2S है, H2S में हाइड्रोजन कितना है? 2 पार्ट है, और सल्फर कितना है? 32 पार्ट है। भाई वेट की बात कर रहा हूँ, वजन की बात कर रहा हूँ। अगर H2O में देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है? ये 2 ही पार्ट है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 पार्ट हो गया। तो
तात्पर्य कहने का ये है कि हाइड्रोजन इन दोनों से जब कंबाइन कर रहा है तो उनका रेशियो फिक्स जा रहा है, लेकिन जब SO2 में ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो S का और O का पार्ट जो निकल के आएगा, यहाँ 32 आएगा, यहाँ पर भी 32 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो 1, इसका भी 1 आया तो 1:1 है, और इन दोनों के रेशियो को देखोगे तो ये रेशियो डिफरेंस कर जाएगा, ये दोनों में अंतर आ जाता है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैं बताऊंगा कि यहीं से चलते चलते आपको दो चीजें और याद रखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीजीटी के एग्जामिनेशन में। एक तो आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बहुत पूछते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्वल, इसमें इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और चीजें मजा आएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस पर जब चलेंगे, इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जब आएगा तो इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक का नियम। क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक तुल्यांक का नियम। यहां लिख देता हूं, रासायनिक, रासायनिक तुल्यांक का नियम, तुल्यांक का नियम, रासायनिक तुल्यांक का नियम। अब ये नियम कहता क्या है? ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम जो पदार्थ ले लेते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनके जो अनुपात होते हैं उनके रासायनिक द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो मैं इसमें लिख भी देता हूं यहां पर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाओं में, अभिक्रियाओं में पदार्थों के, पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमान, अभिकारी द्रव्यमान, थोड़ी हिंदी हमारे लिखने में दिक्कत आती है लेकिन मैं लिख दूंगा, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमानों कर दो, द्रव्यमानों का अनुपात, अनुपात कैसा रहता है? उनके रासायनिक तुल्यांक के बराबर रहता है। तो उनके, उनके रासायनिक, उनके रासायनिक तुल्यांकों के द्रव्यमानों, द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। अब बात आती है कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने जो बोला वो हमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इनके फार्मूले से समझ लेंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट, राहुल समझना बात को, नहीं अमितेश समझना, ए, एक रिएक्टेंट हमारे पास में ए है, एक रिएक्टेंट बी है, इन दोनों ने कोई उत्पाद बना दिया, मतलब यहां पर इन्होंने कोई प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, अब कोई प्रोडक्ट बन जाने दीजिए। तो इसका मतलब हुआ क्या? ए का जो वेट हुआ, यानी वेट ऑफ ए का जो वेट हुआ अपॉन हो जाएगा वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी, इन दोनों का रेशियो ले लो, इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, वेट ऑफ ए, और अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। ये चीज आप समझिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी हो जाएगा। इतनी बात अमितेश जी आपको समझ में आई? हाँ, तो ये चीज आपको जरूर समझ में आ रही होगी, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर खुद ही केमिस्ट्री के टीचर होंगे तो आपको खुद ये चीज बहुत आसान लग जाएगी, इसमें बहुत नई चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एटम का हमेशा एटॉमिक वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूल का हमेशा मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अब आप अहम बातें समझना, एटम का हमेशा निकाला जाता है, एटम का हमेशा एटॉमिक वेट निकाला जाता है, एटॉमिक वेट निकाला जाता है। मॉलिक्यूल का हमेशा, मॉलिक्यूल का हमेशा मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, ये बात ध्यान देना। और आयन का, आयन का हमेशा निकाला जाता है,
आपका जिसे बोलते हैं हम लोग मोलर मास की जगह फॉर्मल मास बोलते हैं इसे, तो इसे फॉर्मल फॉर्मल वेट बोलते हैं या फॉर्मल मास बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बताओ कि एटम का क्या निकाला जाता है, बताओ अमितेश। अमितेश जी बताइए, एटम का हमेशा एटॉमिक मास बोलते हैं, वेट तो ना ही बोला करो, वेट हम लोग ना बोले तो बढ़िया। एटम का हमेशा एटॉमिक मास निकाला जाता है, और जो मॉलिक्यूल होता है उसका हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, और आयन का हमेशा फॉर्मल मास निकाला जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला जाता है। जबकि 99% टीचर आयन का भी मॉलिक्यूलर मास ही निकालते हैं, ये बात मान लो मेरी, अच्छे तरीके से सुन लो, नहीं तो टीचरों से पूछ लेना कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो NaCl का वो मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, फार्मूला मास नहीं बताएंगे। वो उसे फार्मूला मास बोलते हैं या फॉर्मल मास बोलते हैं। ये बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला मास होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है। पूछ के देख लेना, अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं हो, किसी से भी पूछ लेना, अचानक पूछ लेना सर NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कि जो है फॉर्मल मास निकलेगा, तो खट से बोलेगा मॉलिक्यूलर मास। ये बात आप जान लो अच्छी तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एवोगैड्रो पर मैंने आपको बता ही दिया कि एवोगैड्रो की कंडीशन क्या होती, वो आपने जान ही ली है। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं जिनको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और पीजीटी केमिस्ट्री अगर आपको निकालना है तो फिर ये चीजें आपके भूलनी नहीं पड़ेंगी, ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। जी, आपने सही पूछा है कि NaCl का फार्मूला मास, फॉर्मल मास क्या होता है। बिल्कुल आपने सही जवाब पूछा है। चलिए आज यहीं से शुरुआत कर देते हैं। देखो, एक होती है, एक टर्म होता है जिसको आप बोलते हो मोलैरिटी। एक टर्म होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मोलों की संख्या ऊपर आ जाती है, यानी कि मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में अगर है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इसको और ब्रेक कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाता है वेट ऑफ, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बोले, मास बोलिए, वेट तो एक टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और यहाँ पर मोलर मास हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो नीरज जी आप समझिएगा कि एक्चुअली में आयनिक कंपाउंडों का मोलर मास, अब यहीं पर मैं फॉर्मेलिटी अगर मैं लिख देता हूं, फॉर्मेलिटी, तो आपने ये टर्म पहले पढ़ा है नहीं, ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। शिक्षा हमेशा झुक के ली जाती है, शिक्षा वैसे नहीं ली जाती है। जी बताइएगा, फॉर्मल मास आपने कहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये कैसे निकालते हैं और होता क्या है। शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आती, शिक्षा ऐसे ही ली जाती है, और शिक्षा हमेशा लेने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो जानकारी लेनी चाहिए हमेशा हम लोगों को। जी ठीक है, चलो अब देखते हैं। हम यहाँ पर मास, यही मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी में बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिखेंगे फॉर्मल मास या फार्मूला मास लिख देंगे, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा ml में, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये क्या किया, तो मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, किसी भी आयनिक आयनिक किसी भी आयनिक कंपाउंड का, एक मिनट जरा, एक फोन आ रहा है, थोड़ा सी बात कर लूं।
इंटू 1000 अपॉन हो जाता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हो जाता है इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में हो जाता है। इतनी बात भैया सबको समझ में आ रही है? बताइए नीरज जी, अमितेश जी, राहुल विश्वकर्मा जी, सभी लोग बोले, जितने लोग हमारे ऐप पर इस समय हैं वो सब लोग बोले, और बाकी लोगों को से कहें कि ऐप पर आएं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो ये सही रहेगा आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप सही रहेगा, जिससे कि आप आसानी से हमारे ग्रुप की जानकारी भी ले पाएंगे आप। चलिए अब हम लोग इस पर आते हैं कि इक्विवेलेंट वेट, तो बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का कोई सूत्र फार्मूला तो होगा ना। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है हमेशा वेट अपॉन किसी का मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखते हैं और नीचे एन फैक्टर डालते हैं, यानी कि ऊपर हमारा रहता है मॉलिक्यूलर मास रहता है और नीचे हमेशा एन फैक्टर रहता है, एन फैक्टर रहता है। अब हमेशा देखो ध्यान दो कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एसिड की हमेशा, एसिड कोई भी हो, जैसे H2SO4 है तो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो आप जानते हो H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन देता है। तो हमेशा इसके अंदर दो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ 2 से डिवीजन होगा। और अगर मान लीजिए HCl है, अगर सपोज कर लेते हैं कोई भी एसिड है तो HCl है, HCl में कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, 1 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे। तो एन फैक्टर यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, 1 है। इसी तरीके से अगर मान लो बेस ले लीजिए तो बेस में OH कितने निकल रहे हैं, जैसे NaOH ले लीजिए तो NaOH के अंदर हमेशा बेस कितना निकलेगा, बताओ भैया नीरज। NaOH के अंदर जो बेस OH आयन है वो कितने निकलेंगे, OH तो एक ही निकलेंगे ना, OH एक ही निकलेंगे, तो इसका मतलब हुआ हम 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही अगर मान लो आपने MgOH का होल ट्वाइस ले लिया तो MgOH के होल ट्वाइस में 2 OH नेगेटिव निकलेंगे और एक Mg डाई पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। तो एसिड में कितने H निकल रहे हैं इस बात का ध्यान देना है, और बेस में कितने OH निकल रहे हैं इस बात का ध्यान देना। समझ में मेरी बात आ रही है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट आप आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो गणित में बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान देना, कंफ्यूजन बहुत ना बने। जब कभी मान लीजिए H3PO2 पूछा जाए तो H3PO2 में कितने H निकलेंगे, H3PO2 में कितने H निकलेंगे, कितने कितने H निकलेंगे, बताइए H3PO2 में कितने H निकलेंगे, H निकलेंगे। जी बताएं। 3 निकलेंगे, चलिए स्ट्रक्चर बना देते हैं। H की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, तो जो निकलने वाला है वो केवल यही एक है, तो यहाँ केवल एक ही OH है तो यही तो निकल पाएगा, तो ओनली वन, ओनली वन। तो ये बात ध्यान देनी है, देखने में कुछ और है और रिएक्शन में कुछ और जा रहा है, तो ये भी बड़ा खतरनाक चीज होती है, देखने में कुछ और लगता है कुछ और होता है। बीवी देखने गए तो सुंदर दिखाई दी, शादी हुई तो पता लगा उसे यार उसकी आंखें नहीं है दोनों, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर ध्यान देना। अब उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद यहाँ देखो, अगर हम लोग H3PO3 ले लें तो H3PO3 में अगर ध्यान दें कितने H निकलेंगे बताओ, H3PO3 में ये कहलाता है मोनोबेसिक एसिड, कहलाता है मोनोबेसिक एसिड है ये मोनोबेसिक एसिड है। मजा आ रहा है ना क्लास में, ये बताओ। H3PO3 में अमितेश कितने निकलेंगे, H3PO3 में कितने H निकलेंगे, कितने H निकलेंगे, H पॉजिटिव निकलेंगे, H पॉजिटिव निकलेंगे। जी राहुल बताइए, राहुल विश्वकर्मा जी आप भी बोलिए कुछ, अब सब लोग बोलो तो मजा आएगा। तो यहाँ पर देखो H हो गया, ये P हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, फिर ये O हो गया, फिर यहाँ पर OH हो गया, तो H3PO3 हो गया, तो ओनली यहाँ पर 2 निकलेंगे, और 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 मिलते हैं, ये वाले 2 हो जाते हैं। ये बताइए क्लास आपको समझ में आ रही है, क्लास आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? जो लोग हमसे जुड़े हैं क्लास पे वो उनको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? जिन लोगों को तकलीफ थी, दर्द था, वो दर्द तो नहीं है, कोई इंग्लिश हिंदी वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
सभी को समझ में आ रहा है? जी, शाबाश, वेरी गुड। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में बात कर लेते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि H3PO4 अगर हम ले लेते हैं तो H3PO4 के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या दिखाई देगा? P डबल बॉन्ड O दिखाई देगा, यहाँ पर H दिखाई देगा, यहाँ पर आपको OH दिखाई देगा, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। तो मतलब यहाँ पर आपको केवल 3 H निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये ट्राई बेसिक हो जाता है, ट्राई बेसिक हो जाता है। ये आपका डाई बेसिक हो जाता है, डाई बेसिक हो जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब आप इसके आगे कंटिन्यूएशन में चलिए। जैसे कि अगर मान लो ये तो चीज है, अब इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट वेट हम एसिड का निकालना चाह रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट जो है वो H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 90 होता है, ये 2H देगा तो 49 निकल करके आ जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो हमें HCl का निकालना है तो HCl में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 36.5 रखेंगे और 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 36.5 ही आ जाएगा। अगर मान लो हमें NaOH का निकालना है, NaOH का निकालना है तो यहाँ पर 98 हो जाएगा जी। ठीक है, दिमाग लिखने में थोड़ा सा स्लिप हो गया जी जी, बिल्कुल सही, 98 हो गया। इसी तरीके से NaOH में अगर जाएंगे तो 40/1, क्योंकि एक ही OH निकल रहा है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। ऐसे किसी का भी निकालना है। अब मान लीजिए सॉल्ट का निकालना है, तो सॉल्ट में जैसे सॉल्ट NaCl है तो NaCl में सॉल्ट में चार्ज से डिवाइड करते हैं, सॉल्ट में चार्ज से डिवाइड करेंगे, सॉल्ट में हमेशा चार्ज से डिवाइड करेंगे। सॉल्ट में मोलर मास को किससे डिवाइड करेंगे? चार्ज से डिवाइड करेंगे, चार्ज से डिवाइड करेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, चार्ज से डिवाइड करेंगे जी। अब क्या, जैसे NaCl है तो NaCl को अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Na प्लस में हम लोग देखेंगे, Na प्लस को अगर हम वैल्यू देखें तो एक चार्ज है 1, ठीक। ये जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितना है इस पर? एक है ना, 1 इक्वल एंड एक चार्ज है 1 यूनिट चार्ज है वो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम NaCl का लेंगे वेट 58.5 और डिवाइड करेंगे इसको 1 से तो आंसर आएगा 58 ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल लिया जाता है जितना हो। अगर मान लो ये अब सपोज कर लो कहीं पर आ गया CaCl2 आ गया, सपोज कर लेते हैं CaCl2 आ गया, तो CaCl2 में नेगेटिव हो या पॉजिटिव इससे मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पर पहले इसका मोलर मास देखें, 40 ये हो गया और 71 ये हो गया, तो यानी कि ये हो गया आपका 40 7 4 11 111 हो गया, है ना। तो यहाँ पर Ca डाई पॉजिटिव होगा और 2Cl नेगेटिव होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितने हैं? यहाँ पर 2 यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है तो 2 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, मतलब हो जाएगा 111/2 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 और आपका 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 पंजे 10 ये हमारी वैल्यू आती। तो ये बात तो शायद सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसगुल्ला है, क्वेश्चन नहीं है। इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है किसी का, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। अब इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का अगर आपको निकालना है तो ये 3 मीडियम आते हैं। नंबर 1 एसिडिक मीडियम, नंबर 2 बेसिक मीडियम और नंबर 3 आपका हो जाता है कौन सा मीडियम? न्यूट्रल मीडियम। तो मैंने हमेशा लोगों को याद करवाया, तरीका समझना। अगर हम लोग KMnO4 का वेट निकालते हैं तीनों मीडियम में, जादू देखना, आज जादू दिखाऊंगा आपको, अनुज शर्मा जादूगर।
देखना ध्यान से। अब अगर मैं इसको 3 रीजन ले लेता हूं, नंबर 1 एसिडिक ले लेता हूं, नंबर 1 एसिडिक, नंबर 2 आपका मैं बेसिक ले लेता हूं, बेसिक मीडियम, और नंबर 3 में आपका न्यूट्रल मीडियम ले लेता हूं। एनसीईआरटी ने दोनों एक ही दे रखे हैं। तो ये मैंने एसिडिक ले लिया, इसके बाद मैंने बेसिक ले लिया, इसके बाद मैंने न्यूट्रल ले लिया। ये 3 तरीके मैंने ले लिए, ध्यान देना बात को। अब इसमें क्या करना है, मोलर मास को डिवाइड कर देना है 5 से, इसमें मोलर मास को डिवाइड कर देना है केवल 1 से, और इसमें मोलर मास को डिवाइड कर देना है कितने से, 3 से। तो यहां पर आपको याद रखना है, एक फार्मूला बन गया कि 513 513, यानी 513 की गिनती याद रखना। अगर एसिड है तो यहां पर याद रखना, ठीक है, ए बी एन, ए बी एन याद रखना, ए बी एन 513, ठीक है, 513 ए बी एन याद रखना, गलती आपसे होगी ही नहीं। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास 158 है, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, यहाँ 158 है डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, यहाँ 158 है डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी लगभग 31.6 आएगी, यहाँ पर 158 ही आएगी, और यहाँ पर लगभग वैल्यू 3 पंजे 15 यानी कि 52.6 के आसपास आएगी, है ना जादू। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो एबीएन याद कर लो, एबीएन 513 याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक भूलेंगे नहीं कभी आप। तो एबीएन 513 का जब वैल्यू निकालेंगे तो खट से आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आप बढ़िया ढंग से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी साहब, समझ गए ना बात। तो इस तरीके से केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ो कि केमिस्ट्री लगने लगे, केमिस्ट्री से इतना प्यार कर लो कि रात में सपनों में लड़की की जगह केमिस्ट्री आनी चाहिए, तब जलवा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको अच्छे ढंग से आप याद कर सकते हैं। अब एक बात समझो, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ऐसा आखिर है क्यों, ये भी जानना जरूरी है ना, ऐसा आखिर है क्यों, मन में चल रहा है सर क्यों कर दिया आपने डिवाइड। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एसिडिक मीडियम में KMnO4 चेंज होता है MnSO4 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा है यहाँ पर 5 का आ रहा है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का आ रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये किया गया है। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी प्लस की 2 आ रही, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका 5 का आ रहा है, इसलिए ऐसा किया गया ना। यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो यहाँ KMnO4 जो है वो चेंज हो जाता है K2MnO4 में, K2MnO4 में, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, केवल एक, यहाँ पर प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर आपकी प्लस 4 दूनी 8 2 6, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट का आ रहा है। और यहाँ पर KMnO4 चेंज, मजा आ रहा है ना, KMnO4 चेंज हो रहा है MnO2 में। राहुल समझ में आ रहा है, आज पहली बार आपने हमारी क्लास ली है, तो यहाँ पर +7 आ जाता है और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाता है, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो अब आपको 513 नंबर मिल गए, नहीं मिल गए, देखो 513 नंबर समझ में आ रहा है भैया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए अमितेश जी, आनंद आया, कुछ लग रहा है कि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। एबीएन 513 के थ्रू हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, यस गुड, वेरी गुड। अब आपको 513 से ही क्यों डिवाइड किया आपको बताया, राहुल विश्वकर्मा जी, आपको 513 से ही क्यों डिवाइड किया, ये बात मैंने आपको बता दी नहीं बता दी, समझ में आई, कुछ बात नहीं आई जी। तो आज व्हाट्सएप ग्रुप पर, आज मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सभी से कि व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जाइएगा तो मैसेज करिएगा कि क्लास आज अच्छी हुई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ेंगे।
हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। तो प्लीज आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग क्लास में आपको अपनी ओरिजिनलिटी को बताइए, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो K2Cr2O7 में भी पूछते हैं कि इक्विवेलेंट वेट K2। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए सब लोग। हमने लिंक ऐप में डाल रखा है, नोटिफिकेशन में नोटिस जहां पड़ता है वहां लिंक पड़ा हुआ है, ग्रुप में जुड़ जाइए खट से आप। ठीक है, यहां लिखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अब अगर हम Cr2O7 डाई नेगेटिव को देखें तो एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Cr ट्राई पॉजिटिव में। ठीक है, तो 2Cr लेते हैं तो यहाँ पर आपका एक पर चेंज आता है +6 का, एक पर चेंज देखेंगे आप +6 का आ रहा है। यहाँ पर एक पर चेंज जो आएगा वो प्लस कितने का आएगा, एक पर चेंज +3 का आ रहा है। तो यानी कि अगर हम नहीं, एक पर चेंज यहाँ +6 का है और यहाँ दो पर चेंज 12 का है ना, तो एक पे चेंज 6 का हो गया। और यहाँ डिफरेंस यानी कि चेंज इन नंबर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पर 6 और 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, निकाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो प्लस की 6 आ रही है। प्लस की 6 कब आ रही है, प्लस की 6 कब आ रही है, 7 दूनी 14 और आधा करिए तो 12, 6 आ गई। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे Cr की तो +3 जा रही है, +3 जा रही है। तो ये चीज भी नोटिस करने वाली होती है। और ये जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का हो रहा है तो आप नोटिस कर पाएंगे कि एक में चेंज जो है +3 का हो रहा है, 3 का हो रहा है। यहाँ पर 3 है प्लस की, तो प्लस की 3 का मतलब 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया। यहाँ 2 में 3 का आ रहा है, यहाँ 2 में 3 का आ रहा है। थोड़ा डिफरेंस गड़बड़ा गया, रुक जाइए। यहाँ 2 CR में जब आप देखोगे तो डिफरेंस आ रहा है आपका 6 का, 12 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, 12 का आ रहा है। यहाँ 2 में CR में डिफरेंस 6 का आ रहा है, सॉरी, यहाँ 2 CR में डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 12 - 6 आएगा। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा अमितेश जी, समझने की कोशिश करिएगा जी। ठीक, तो ये डिफरेंस आपको पता लग गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो फिर इसका मतलब 294 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। जो भी आएगा वो मॉलिक्यूल 2, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। और उसके बाद कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। और 6 नेम 54, 9 चौक 36 हो गया। 8 मान लें, 8 मान लें, नहीं 8 मान लीजिए, 9 मान लें, चलो ठीक, ठीक, 6 नेम 54, ठीक है, 49 हो गया ना। और अगर मान लीजिए ये इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन बेसिक मीडियम अगर निकालते हैं, बेसिक मीडियम में निकालते हैं तो इस बात का ध्यान देना कि वहां पर Cr2O7 डाई नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है CrO4 डाई नेगेटिव में, CrO4 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और जब CrO4 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो यहाँ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका, डिफरेंस जो आएगा आपका यहाँ 7 दूनी 12, यहाँ हो गया प्लस का 6, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 2 का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 8, 12, 7 दूनी 12 हो गया, और 12, 12, और यहाँ पर आएगा 8, यानी कि 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया।
12 में से 8 गया, बचे 4, और ये 1 2 पर आ रहा है, 2 CR का डिफरेंस है, तो 1 CR का डिफरेंस कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पर m/2 कर देंगे, यानी कि m/2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 294 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, आप समझिएगा इस चीज को, यानी कि इक्विवेलेंट वेट आएगा यहाँ पर 294 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि अब ये हो गया 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 142 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज आपको और बताऊं कि आज हमारी शुरुआत थी क्लास की, और हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो क्वेश्चन भी मेरे एकदम अप टू द मार्क हैं। हम कल इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, देखो हम आपको समझाएंगे भी, उनके क्वेश्चन भी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डालेंगे। लेकिन आज हमारी बैच की शुरुआत है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बैच में जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, आप भी जुड़ेंगे, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन एकदम बढ़िया डाले हैं, देखिए इस तरीके से लाइन से क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इन क्वेश्चन के माध्यम से। तो साथियों, इनका पीडीएफ हमारे ऐप पर रहेगा, जब तक आपके पास ऐप रहेगा तब तक हमारा पीडीएफ रहेगा। और ये ऐप ओरिएंटेड बैच है, इसीलिए इसको हमने बहुत चीप बैच रखा है, बहुत कम रेट में रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और आपको इसका बेनिफिट पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत होगा, ये बात आप जानिएगा। तो आज हमारे साथ जुड़िएगा, यह बैच हम आपको लगातार इसी तरीके से और बेटर, जितना बेटर क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कराएंगे आपको। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, इस बैच से 100% सिलेक्शन हो, 100% सिलेक्शन हो। ठीक है, 147 आएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने 142 लिख दिया था, 147 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, 2 चौको 8, 2 नेम, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल मैं उसे सही कर देता हूँ, ध्यान नहीं दिया जी। ठीक, चलिए, ओके, वेरी गुड। तो ये पीडीएफ भी आपको लगेंगी, लेकिन पहले पूरा पढ़ा लें चैप्टर, और जुड़िए डेली हमारे साथ 4 से 5, और ग्रुप में अभी जुड़िए। नोटिस में जाइएगा, अपने बैच को खोलिए, अपने कोर्स को खोलिए, वहां नोटिस में जाइए, और नोटिस में जाने के बाद वहां देखिए लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, लिंक से जुड़ जाइए, लिंक से जुड़ जाइए, और जैसे ही आप लिंक से जुड़ेंगे आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारा ग्रुप का नाम है एरोमा उद्देश्य, तो एरोमा उद्देश्य के ग्रुप से जुड़िए, वहीं जानकारी आपको सब मिलती रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, टेक केयर।